और एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाले यूपीएससी के टॉपर शुभम कुमार का करियर संघर्षों से भरा रहा। लेकिन शुभम ने कभी हार नहीं मानी और प्रतिष्ठित परीक्षा, देश की सबसे बड़ी परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल कर उन्होंने बिहार और साथ ही साथ देश का नाम रोशन किया है। डीडी न्यूज ने शुभम के शून्य से शिखर तक पहुंचने का उनका राज जानने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी राजेश राज ने यूपीएससी टॉपर शुभम से खास एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए वो सुनिए। महावीर, बुद्ध, चंद्रगुप्त और चाणक्य का विहार ज्ञान का बिहार है और इसी बिहार से एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले शुभम कुमार ने यूपीएससी में बिहार का परचम लहराया है, देश का परचम लहराया है। महज इत्तेफाक कहिए कि शुभम कुमार अभी डीडी न्यूज़ से खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। कैसा रहा ये शून्य से शिखर का जो सफ़र है, सीमांचल और कोसी के एक रिमोट इलाके से यूपीएससी में टॉप कर जाना, कैसा रहा ये सफ़र आपके लिए? सफ़र जो रहा वो संघर्षपूर्ण रहा। बचपन से एक सपना था कि एक ऑफिसर बनना है। मैं गांव के काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस जो है ये मुझे प्रेरणा स्रोत की तरह काम किया और काफ़ी लोग पापा से हेल्प मांगने के लिए आते थे और मैंने अपने पापा को देखा है कि किस तरीके से वो लोगों को हेल्प करते थे। तो वो एक दिन बताए कि अगर तुम आईएएस ऑफिसर बनते हो तुम इसी तरह से लोगों की मदद कर सकते हो। तो शुभम को ये भरोसा था कि टॉप कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं था। आई थिंक इतना था कि लास्ट ईयर से रैंक इम्प्रूवमेंट होगा, ये भरोसा था। बट टॉप 10 टॉप 20 जो है वो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है। जब आपको ये पता चला कि आप टॉप कर गए, क्या फर्स्ट एक्सप्रेशन था? क्या जहन में आया? अचानक से क्या लगा, रातों रात आप स्टार बन गए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब लिस्ट देखा तो शुरुआत में विश्वास नहीं हुआ और भावुक भी हो गया। फिर पापा को कॉल किया। सो एक रिलीफ भी मिला कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो वापस से नहीं देना होगा। कितनी चुनौती रही, डगर जो है कितना कठिन रहा? थिंक मेरे लाइफ के हर स्टेज में मैं जो है वो काफ़ी सारे जगहों पे गया मैं। सो गांव देखेंगे तो जिस समय मैं गांव में रहता था तो गांव के हर घर जो थे वो फूस के थे और मेरा भी घर फूस। और पूरा फ्लड का इलाका है, पूरा कटिहार पूर्णिया का जो इलाका है पूरा फ्लड का इलाका है। इसी वजह से जैसे देश के अन्य जगहों में यहाँ पे 2 बार फसल होती है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में बस एक ही बार फसल उगा सकते हैं। सो वो एक पिछड़ा इलाका रहा तो वहाँ का भी जो सिनेरियो है वो मैं देखा। फिर मैं धीरे धीरे करके मैं जो है वो अच्छे जगह गया जहाँ पे और सब जगह के भी लोग मिले। सो एक विविड एक्सपीरियंस रहा। जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कोचिंग पर डिपेंड करना चाहिए या 100 अध्याय जो है ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है? आई थिंक अगर आप देखेंगे कितने लोग कोचिंग जाते हैं, आई थिंक लाखों की संख्या में लोग कोचिंग जाते हैं, बट रिज़ल्ट कहीं ना कहीं जो है वो कोचिंग वाले से ज़्यादा 100 अध्याय वाले लोग निकाल लेते हैं। अमूमन ये देखा जाता है कि जो लोग चुनकर आते हैं राज्य के बाहर चले जाते हैं और जो अपना प्रांत है, अपने मुल्क मिट्टी वतन के लिए लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं। शुभम की क्या प्राथमिकता होगी अपने राज्य, अपने देश को सजाने संवारने के लिए? कोशिश रहेगा कि मैं इस पर एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करूं और फ्लड मैनेजमेंट जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से हो और फ्लड की जो समस्या है नॉर्थ बिहार में और ड्राउट की जो समस्या है साउथ बिहार में वो कहीं ना कहीं इसका एक सॉल्यूशन लेके आऊँ। इसके अलावा अगर आप बिहार का पर कैपिटा इनकम देखेंगे तो नेशनल एवरेज से 1/3 है। सो इसमें मैं कोशिश करूँगा कि लोगों का आय इनकम जो है वो बढ़े। शुभम जो बिहार के कटिहार ज़िले से आते हैं और इन्होंने यूपीएससी में टॉप करके सिर्फ बिहार ही नहीं देश का मान बढ़ाया है और इनकी प्राथमिकता है कि सिर्फ बिहार ही नहीं देश के तमाम हिस्सों में जाकर वैसे छात्रों को गाइड करना, मोटिवेट करना और शैक्षणिक व्यवस्था को बिहार में दुरुस्त करना, हेल्थ के मोर्चे पर काम करना और एक उम्मीद की किरण जो जगी है कि बिहार के एक सुदूर क्षेत्र से ये चुनकर आए हैं, उस उम्मीद की किरण को, उस लौ को बनाए रखना, यह कहीं ना कहीं इनके भीतर इनका जो कॉन्फिडेंस है उससे ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली। ये है दिल्ली के मोहम्मदपुर माजरी कराला में रहने वाली हिमांशी। इनके माता पिता दोनों ही दिहाड़ी मजदूर हैं जो बहुत ही मुश्किलों से घर का खर्चा चला पाते हैं।
इसके बीच ही अपनी मेहनत और लगन से हिमांशी ने 12वीं की परीक्षा पास की और अब IIT की परीक्षा भी क्वालिफाई कर चुकी है। कुछ लोगों के लिए ये सामान्य बात हो सकती है, लेकिन हिमांशी और इनके परिवार के लिए ये बहुत बड़ी बात है। दिहाड़ी मजदूर की बेटी हैं हिमांशी, जिन्होंने IIT क्वालिफाई किया है। बात करते हैं। हिमांशी, कैसा लग रहा है आप IIT क्वालिफाई कर पाए? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। मतलब पहले ऐसा कभी बहुत पहले तो पता ही नहीं था ना कि IIT होता है क्या है। फिर उसके बारे में 12th के बाद ही पता चला। फिर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, बट फाइनली हो गया, तो खुशी हो रही है काफ़ी। हिमांशी अपने घर में तीनों बहनों में सबसे बड़ी है। पिता हरनाम रोजाना मजदूरी के लिए जाते हैं। कभी काम मिल जाता है और कभी नहीं भी, लेकिन अपनी बेटियों को अपने से बेहतर जीवन देने के लिए ये लगातार प्रयासरत हैं। अगर किसी व्यक्ति में कुछ करने का जज्बा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता, इस बात का उदाहरण है तमिलनाडु के रामनाथपुरम की महिलाएं। ताड़ के पत्तों से तैयार हस्तशिल्प उनकी न सिर्फ तकदीर बदल रहा है, बल्कि उनकी कारीगरी को भी खासी पहचान मिल रही है। अब कई सामाजिक संगठन भी महिला समूह की मदद के लिए आगे आए ताकि एक बड़ा बदलाव हो सके। दूर दूर तक फैले ताड़ के ये पेड़ प्राकृतिक रूप से उगे हैं, क्योंकि इनकी खेती नहीं की जाती। ताड़ का पेड़ 108 देशों के अलावा पूरे भारत में पाया जाता है। तमिलनाडु और ताड़ का आपस में गहरा संबंध है। तमिल साहित्य में ताड़ और उसके पत्तों का जिक्र ताड़ के पेड़ों से उनकी निकटता को दर्शाता है। ताड़ के पेड़ से उपलब्ध सभी सामग्रियों का उपयोग किया जाता है। इससे मिलने वाले ताड़ गोले और स्क्वैश लोगों का पसंदीदा भोजन है। पठानीर का उपयोग पीने के लिए होता है। उनसे खाने की अन्य वस्तुएं भी बनाई जाती हैं। ताड़ को तमिलनाडु के राज्य वृक्ष के रूप में भी जाना जाता है। 50 साल पहले तमिलनाडु में 30 करोड़ ताड़ के पेड़ थे, लेकिन वर्तमान में उनकी संख्या बेशुमार है। अब यहाँ के लोगों, खासकर महिलाओं के लिए रोजगार का ये अहम स्रोत बन चुका है। ताड़ का उपयोग छत, पैटर्न बनाने, चटाई और हस्तशिल्प में भी किया जाता है। रामनाथपुरम जिले की महिलाएं ताड़ के पत्तों से हस्तशिल्प बनाकर अच्छी खासी कमाई कर रही हैं। जिले में कई महिला समूह इसके लिए आगे आए हैं। इस तटीय क्षेत्र में ताड़ के पत्तों से हस्तशिल्प निर्माण का कार्य एक वैकल्पिक व्यवसाय बन चुका है। इसके लिए विभिन्न निजी संस्थाओं ने महिला समूहों के साथ हाथ मिलाकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्हें ताड़ के पत्तों से चटाई, डलिया, पंखे और अन्य हस्तशिल्प बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। महिलाएं इन उत्पादों को बनाने के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध कराती हैं और अपने द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी करती हैं, जिससे उनकी आय भी बढ़ रही है। ताड़ की उपयोगिता को देखते हुए तमिलनाडु सरकार ने लोगों को ताड़ के पेड़ों को काटने से रोक दिया है। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता भी ताड़ के पेड़ों की रक्षा के लिए आगे आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर S मुरुगन ने भी इस समारोह में भाग लिया, जिसमें सिने जगत की सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए। फीचर फिल्म श्रेणी में हिंदी फिल्मों ने बड़ी जीत हासिल की। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मनोज वाजपेयी को फिल्म भोंसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए मिला, जबकि कंगना रनौत ने मणिकर्णिका और पंगा में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार मिला मलयालम फिल्म आलम मरकर, जबकि सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म हिंदी का पुरस्कार सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर स्टारर छिछोरे ने हासिल किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि फिल्म जगत विभिन्नता में एकता का प्रतीक है। नॉन फीचर फिल्म कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार हिंदी भाषा की फिल्म एन इंजीनियर्ड ड्रीम को मिला। स्पेशल मेंशन पुरस्कार 4 फिल्मों बिरयानी, असमिया फिल्म जोना की बोरबा, मराठी फिल्म लता भगवान करे और पिकासो को मिला। क्षेत्रीय सिनेमा का भी बोलबाला रहा। 67 साल में पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य में बनी फिल्म भूलन द मेज को रीजनल सिनेमा कैटेगरी में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हासिल करने वाली ये राज्य की पहली फिल्म है।
सर्वश्रेष्ठ निर्देशन के लिए संजय पूरन सिंह चौहान ने 72 हूरों के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का पुरस्कार हासिल किया, तो वहीं सर्वश्रेष्ठ बाल कलाकार का पुरस्कार गया नागा विशाल को तमिल फिल्म केडीए के लिए। करीब 5 दशकों से सिनेमा में सक्रिय अभिनेता रजनीकांत को सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। और अब बात अमृत महोत्सव की। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश की आज़ादी में योगदान देने वाले हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवानों और उन तमाम लोगों को याद किया जा रहा है। देश की युवा पीढ़ियों को ये बताया जा रहा है कि इन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने किस तरह देश के लिए जान की बाजी लगाकर इसे स्वतंत्र कराया। इसी कड़ी में बीएसएफ ने आज दिल्ली में मौजूद नेशनल वॉर मेमोरियल में अपने जवानों को याद किया और उनके परिवारजनों को भरोसा दिलाया कि वो हर वक्त इनके साथ रहेंगे। इस नायाब पहल का मकसद है कि वो देश को एक सूत्र में पिरोए रखने और देशभक्ति का जज्बा हर एक हिंदुस्तानी के दिल में रहे। वहीं दूसरी तरफ जवानों के परिवार वालों में भी सरकार का धन्यवाद किया कि वो आज के इस दौर में उन शहीदों को सम्मान दिलाने में पीछे नहीं हैं। सूडान में सेना ने अंतरिम सरकार का तख्ता पलट करने के बाद देश की कमान अपने हाथ में ले ली है। सेना ने इमरजेंसी का ऐलान करते हुए प्रधानमंत्री और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में अंतरिम सरकार चलाने वाली परिषद के प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान ने तख्ता पलट के बाद देश को संबोधित किया और सेना और नागरिक प्रतिनिधियों के बीच सत्ता की साझेदारी के समझौते को तोड़ने के साथ मंत्रिमंडल भंग करने का भी ऐलान किया। आज विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है कि बहुत सारे कामों की जिम्मेदारी अब रोबोट्स ने संभाल ली है। वो रोबोट्स जिन्हें हम इंसानों ने बनाया है, उनके काम को देखकर कभी नहीं लगता कि ये काम तो वो खुद इंसान भी कर सकता है। कुछ ऐसे ही उदाहरण पेश कर रहे हैं मिस्र में विशाल गीजा पठार के शीर्ष पर आयोजित गीजा प्रदर्शनी में। अति यथार्थवादी आइदा रोबोट कलाकार एक पैटर्न वाली नारंगी पोशाक और रेशम के हरे रंग के दुपट्टे में लिपटी आइदा को दुनिया का पहला आई रोबोट कहा जाता है, जिसमें इंसानों की तरह ही आर्ट बनाने का हुनर है। मिस्र में स्थित प्राचीन दुनिया के प्रसिद्ध पिरामिडों की पृष्ठभूमि के सामने इस रोबोट की मूर्तिकला का प्रदर्शन देखते ही बनता है। आइदा मेटल से बनी भुजाओं और अपनी आंखों में लगे कैमरे की मदद से उस दुनिया को चित्रित करने में सक्षम है जिसे वह अपने चारों ओर देखती है। इस साल ऑस्कर के लिए भारत की ओर से कुंजगल को भेजा गया है, जो एक तमिल फिल्म है। कुंजगल का मतलब होता है कंकर। फिल्म निर्माता विनोद राज पीएस के निर्देशन में बनी ये तमिल फिल्म है। ऑस्कर अवार्ड्स इवेंट 27 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस के आयोजित किए जाएंगे, जबकि इसके लिए नामांकन की घोषणा 8 फरवरी 2022 को की जाएगी। इससे पहले ये फिल्म साल के शुरुआत में नीदरलैंड्स में हुए 50वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल रॉटरडैम में टाइगर अवार्ड्स भी जीत चुकी है। फिल्म के प्रोड्यूसर नयनतारा और विक्रेश शिवन है, जबकि इसका म्यूजिक युवान शंकर राजा ने कंपोज किया है। कश्मीर का शिकारा फेस्टिवल दुनिया भर में मशहूर है। श्रीनगर की खूबसूरत डल झील पर जब एक साथ कई शिकारे चलते हैं तो वो दृश्य सबसे अनोखा होता है। जम्मू कश्मीर में आज़ादी का अमृत महोत्सव के बीच शिकारा फेस्टिवल शुरू हो गया है, जो 29 अक्टूबर तक चलेगा। फेस्टिवल के तहत पहले दिन रंग बिरंगी लाइट से सजे शिकारा और लेजर शो से डल झील रोशन हो उठी। इस मौके पर कश्मीर के कलाकारों ने कई कार्यक्रमों के जरिए कश्मीर की धरोहर को पेश किया। खास बात यह है कि आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर प्रदेश में नए 75 टूरिस्ट स्पॉट को इस फेस्टिवल के तहत दुनिया भर के पर्यटकों के सामने लाया जाएगा, ताकि कश्मीर में पर्यटन को बढ़ाया जा सके। महोत्सव का अगला चरण 3 महीने तक जारी रहेगा। इसके तहत नवंबर में विश्व विरासत सप्ताह, केसर महोत्सव, दिसंबर में क्रिसमस और जनवरी 2022 में विंटर कार्निवाल को सेलिब्रेट किया जाएगा। हमारे देश में खूबसूरत जगहों की भरमार है,
जहां सैलानी छुट्टियां बिताना पसंद करते हैं, फिर चाहे वो पहाड़ हो, समुद्री इलाका या फिर बर्फीली जगह। कई जगह ऐसे भी हैं जो लोगों की नजरों से छुपे हुए हैं क्योंकि वो इलाके अपनी पहचान ढूंढ रही है। कर्नाटक के जोग फॉल्स के बारे में आपने सुना होगा या देखा होगा। बेहद खूबसूरत है ये झरना। इसे भारत का सबसे ऊंचा झरना कहा जाता है, जो गेरुसोप्पा झरने के नाम से भी जाना जाता है। इस झरने को वैश्विक धरोहर बनाने की मांग उठी है। यहाँ के पर्यावरण प्रेमी कहते हैं कि इस तरह का झरना पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। जोग फॉल 4 झरनों का समूह है जो शावती नदी पर स्थित है। 829 फीट की ऊंचाई से गिरने वाला ये फॉल आगे चलकर 4 अलग अलग झरनों में तब्दील हो जाता है। इन्हीं जगहों पर ऊपर से प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया जा सकता है। हालांकि जोग मैनेजमेंट अथॉरिटी ने पर्यटन विभाग के साथ मिलकर यहां मेन एंट्री पॉइंट से ब्रिटिश बदले के व्यू पॉइंट तक जिप लाइन शुरू किया है, जिसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। इस झरने के 4 अलग अलग कैस्केडिंग पॉइंट हैं, राजा, रानी, रोर और रॉकेट। लेकिन यहाँ के लोग चाहते हैं कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में शुमार किया जाए। यूएस ओपन चैंपियन एमा रेजुकानो ने आखिरकार यूएस ओपन चैंपियन बनने के बाद से अपनी पहली जीत दर्ज कर ली है। रेजुकानो ने ट्रांसल्वेनिया ओपन में स्लोवेनिया की पोलेना हरकॉक को 4-6, 7-5, 6-1 से मात दी। गौरतलब है कि रेडुकानो इससे पहले इंडियन वेल्स में हार कर बाहर हो गई थी। रेडुकानो की ये पहली WTA टूर जीत है। भारतीय तैराक श्रीहरि नटराज ने सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड में सुधार किया है। नटराज ने 100 मीटर बैकस्ट्रोक में 55.10 सेकंड के समय के साथ 55.63 सेकंड के अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा। नटराज का इस स्पर्धा में निजी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 53.77 सेकंड है, जो उन्होंने इसी साल इटली में किया था। सीनियर राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में दिल्ली के कुशाग्र रावत ने नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। कुशाग्र ने 400 मीटर फ्रीस्टाइल में 3 मिनट 53.68 सेकंड के साथ साजन प्रकाश का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा। 5 बार के एशियाई पदक विजेता शिवा थापा ने AIBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में धमाकेदार आगाज किया। 2015 के कांस्य पदक विजेता असम के शिवा थापा ने कीनिया के विक्टर नियाडेरा को एक तरफा मुकाबले में 5-0 से शिकस्त दी। थापा का दूसरे दौर में सामना सिएरा लियोन के जॉन ब्राउन से होगा। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में पहली बार खेल रहे दीपक बोहरिया ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में आसान जीत के साथ अगले दौर में प्रवेश किया। एशियाई चैंपियनशिप के रजत पदक विजेता दीपक ने किर्गिस्तान के अजात उसेनालीव के खिलाफ 5-0 से जीत दर्ज की। दीपक की आगे की राह आसान नहीं होने वाली है। उन्हें 1 नवंबर को ओलंपिक्स और विश्व चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता कजाकिस्तान के साकेन बिबोसिनोव के साथ भिड़ना है। चेल्सी ने EFL कप के क्वार्टर फाइनल में स्थान बना लिया है। अंतिम 16 के मुकाबले में चेल्सी ने साउथहैम्पटन को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। निर्धारित समय तक दोनों टीमें 1-1 से बराबर रही थीं। मैच का पहला गोल चेल्सी के लिए काई हैवर्ट्स ने 44वें मिनट में किया। वहीं दूसरे हाफ की शुरुआत में साउथहैम्पटन के लिए एडम्स ने बराबरी का गोल किया। पेनल्टी शूटआउट में साउथहैम्पटन की तरफ से थियो वॉलकट और विल सम्बोन गोल नहीं कर पाए। वहीं चेल्सी के लिए जेम्स ने निर्णायक पेनल्टी को गोल में बदलकर टीम को जीत दिला दी। आर्सेनल ने भी EFL कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। प्री क्वार्टर फाइनल में आर्सेनल ने लीड्स यूनाइटेड को 2-0 से हराया। मैच के दोनों गोल दूसरे हाफ में हुए। आर्सेनल की तरफ से चैम्बर्स ने 55वें मिनट में और एंडी नॉक्टिया ने 69वें मिनट में गोल किए। संदरलैंड ने QPR को हराकर EFL कप के अंतिम 8 में जगह बनाई। निर्धारित समय तक कोई भी टीम गोल नहीं कर पाई, जिस कारण मुकाबले का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ। पेनल्टी शूटआउट में सदरलैंड ने 3-0 से जीत दर्ज की। AC मिलान ने इटालियन फुटबॉल लीग सेrie A में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। मंगलवार की रात खेले गए लीग के एक मुकाबले में AC मिलान ने टोरिनो को 1-0 से हराया। मिलान के लिए ओलिवर जीरू ने 14वें मिनट में गोल किया। इस जीत के बाद AC मिलान के 10 मैच में 28 अंक हो गए हैं। दूसरे स्थान पर मौजूद नेपोली से मिलान के 3 अंक अधिक हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 100 करोड़ टीकाकरण की उपलब्धि पर कहा है कि देश में टीकाकरण ने दुनिया में टीके को लेकर हर तरह के संदेह का जवाब दिया है।
साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में टीकाकरण की उपलब्धि को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का उदाहरण भी बताया। इसी के साथ प्रधानमंत्री ने टीकाकरण को आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक बताया। पीएम ने कहा कि इससे वोकल फॉर लोकल को नई मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले त्योहार पर मेड इन इंडिया वस्तुओं को खरीदने को प्राथमिकता देने की अपील भी की प्रधानमंत्री ने। और सतर्कता जागरूकता सप्ताह पर अपने संदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमने ईमानदारी और नैतिकता की परंपरा को स्थापित किया है। राष्ट्र के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाते हुए एक नागरिक के तौर पर हमारा कर्तव्य है कि हम इन आदर्शों के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराएं। ये सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वो जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार का मुकाबला करने के लिए सतर्क रहें। राष्ट्रपति ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि केंद्रीय सतर्कता आयोग नागरिकों के विकास और आत्मनिर्भरता के लिए प्रतिबद्ध करने हेतु साथ लाते हुए हमारे आदर्शों से जोड़े रखने के लिए जरूरी कदम उठा रहा है। राष्ट्रपति ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन से जुड़े लोगों को भी शुभकामनाएं दी।